हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मृदा की समस्याएं। राइट, हमने देखा अभी तक कि भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। राइट, अब उसके बाद देखते हैं कि इसकी समस्याएं क्या क्या हैं या इसके समस्याओं का निदान क्या क्या है, कैसे है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये प्री मेंस दोनों में ही काम आएगा। और फ्रेंड्स एक बात और, जो भी आप तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की, तो फ्रेंड्स आप सिंगल प्री की तैयारी मत करना गलती से भी। जो भी ये सोच के कर रहा होगा कि मैं अभी प्री की कर लूँ फिर मेंस की करूँगा देन उसके बाद इंटरव्यू की, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको करना है। तो यदि सपोज आप प्री निकल गया तो मेंस के लिए 3-4 महीने टाइम में मेंस का कुछ नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स पढ़ना वही पड़ता है, बस डिटेल से पढ़ो उसे। तो इससे क्या रहता है कि आप प्री मेंस दोनों कंप्लीट होता जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे कि प्री के टाइम पे 2-3 महीने पहले से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्री पर फोकस दे के तैयारी करो फिर। राइट, बट साल भर आप प्री मेंस दोनों साथ लेके चलोगे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा। अन्यथा आप प्री तो निकाल निकाल लोगे, मेंस में अटक जाओगे, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो भी हो और जो अभी फ्रेशर है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करना। आप प्री मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ लेके चलना। राइट, तो ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं तो वे मेंस के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। हालांकि प्री में भी कुछ एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में मतलब इनके रीजन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से देखते हैं कि मृदा की समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स। तो पहला तो है मृदा अपरदन। राइट, दूसरा है जल जमाव, तीसरा है अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता, चौथा है कि बंजर भूमि की समस्या, और पांचवा है मरुस्थलीकरण, चौथा है मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। तो पहले तो देखते हैं मृदा अपरदन। राइट, पहला है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन की फ्रेंड्स बात करें तो जो मृदा अपरदन होती है ना, वो क्या होती है कि जो मृदा अपरदन है तो मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम या प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना। कृत्रिम कारक भी हो सकते हैं या प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं जिसके द्वारा मिट्टी खंडित हो या टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बहकर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। राइट, तो ये क्या हो गया कि मृदा का टूटकर गिरना प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, या बहकर जाना पानी जल के द्वारा बह के जाना या खंडित होना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मृदा अपरदन कहलाता है। यह जो है प्राकृतिक कारकों जैसे प्राकृतिक कारक यदि माने तो क्या कौन कौन से हो गए, जल हो गया, पवन हो गया, हिमानी हो गया और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। राइट, इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। राइट, देन उसके बाद देखते हैं कि जो मृदा अपरदन की भयावह एवं उसके फैलाव को और कई भौतिक एवं सामाजिक कारक भी निर्धारित करते हैं। राइट, तो जिसमें से प्रमुख यदि भौतिक कारक की हम बात करें तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की जो होती है अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता और ढलान की लंबाई और तीव्रता। राइट, तो इसमें से क्या हो गया फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हो कि प्रमुख जो भौतिक कारक है, पहले तो ये करोगे कि मृदा अपरदन की भयावहता एवं उसके फैलाव को कई भौमिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। देन पहला हो गया कि प्रमुख भौतिक कारक जो है फ्रेंड्स वो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा अपनी कटाव क्षमता और आवर्ती बाढ़ों का की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता पर निर्भर करती। राइट, देन उसके बाद है कि जो प्रमुख सामाजिक कारक हैं तो वनों की कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियां। राइट, देन उसके बाद आता है एक पॉइंट और आप नोट कर लो
कि जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा का कारक जल होता है। जहाँ पे भारी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे मृदा का कारक फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पे मृदा का कारक जल होता है। बट जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं या अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे मृदा का जो कारक होता है, अपरदन का कारक होता है, वो वायु होता है। जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र जो वहाँ जो मृदा का कटाव होता है वो वायु के कारण होता है, राइट, जल के कारण नहीं होता है। देन उसके बाद देखते हैं कि जो मानव बस्तियां होती हैं ना, तो मानव बस्तियों के कृषि चारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति नष्ट कर दी जाती है। और शुष्क व पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्याएं क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अति गंभीर हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, वनों का कटाव और कृषि के अवैज्ञानिक तरीके। मतलब जो मानव बस्तियां होती हैं तो वो अपनी ज़रूरतों अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए एब्सोल्युटली पेड़ काटेंगे और वहाँ पे खेती करेंगे, जिससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, राइट। देन एक नेक्स्ट पॉइंट है कि वनोन्मूलन, तो इसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों में से ये भी एक है। पौधों की जड़ें जो होती हैं फ्रेंड्स वो मृदा को बांधे रखती हैं, राइट। बांधे रखकर क्या करती है, अपरदन को रोकती हैं। बट एवं जो पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का विनाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन अत्यधिक है, राइट। जब जो पेड़ होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आम, बरगद, पीपल के ये वृक्ष हो गए ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपने जड़ों से बांधे रखते हैं। अब उनकी जो पत्तियां टहनियाँ होती हैं जब नीचे गिरती हैं, सड़ते गलते, तो ह्यूमस का निर्माण होता है। बट जब इन्हीं को हम काट देंगे तो कुछ समय बाद अपनी मिट्टी बंजर तो होती ही है। देन बट जब भी उसमें क्या होता है कि मिट्टी क्या होती जाती है फिर उसमें कोई वो नहीं रहता, मजबूती नहीं रहती, क्योंकि कोई जड़ें तो है नहीं जो उसको बांधे रखेंगी। तो हवा चली या बारिश हुई तो वो मिट्टियाँ क्या हो जाती हैं, अपरदित हो जाती हैं, राइट। देन उसके बाद आता है कि संपूर्ण भारत में वनों का जो विनाश हुआ है फ्रेंड्स, विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है, राइट। यह समस्या नदी घाटी परियोजना के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आंतरिक लाभार्थी थे। मतलब कि ये ज़्यादा समस्या कहाँ पे आती है कि जो हरित क्रांति के तहत ज़्यादा लाभान्वित थे। जैसे यहाँ से राजस्थान का पूरा, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जो क्षेत्र थे ये हरित क्रांति से ज़्यादा लाभान्वित। तो ज़्यादातर यहाँ की मिट्टी ही यहाँ से जब जाएगा, यहाँ मध्य प्रदेश का फ्रेंड्स मुरैना, भिंड, ग्वालियर क्षेत्र जो है, तो ये भी बहुत बड़ा मृदा अपरदन क्षेत्र है, राइट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो गया है। मतलब कि खड्ड क्या होते हैं कि जैसे बारिश हुई तो बारिश का जो पानी है ना वो एकदम से बहुत तेज़ी से जाता है, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े एकदम से गड्ढों जैसे बना के चला जाता है, जिसे खड्ड या अवनालिकाएँ बोलते हैं, राइट। तो भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खड्ड या अवनालिकाएं और भूस्खलन है, राइट। वर्षा तथा पवन द्वारा किया गया परत अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देता है, परंतु ये सभी इतने ही गंभीर हैं क्योंकि गंभीर हैं क्योंकि उनके द्वारा भारी मृदा में बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, राइट। जब बारिश होती है या हवा चलती है तो जो थोड़ा सा मतलब हमको दिखाई नहीं देता, बट पतली परत मिट्टी की ऊपर से उड़ जाती है, तो क्या होता है या बह जाती है, तो जो इसमें जीवाश्म रहते हैं तो वो उनकी उर्वरकता उनके साथ ही चली जाती है, तो क्या हो जाता है, भूमि अनुपजाऊ होने लगती धीरे धीरे, राइट। और फिर जो इसमें से देख लीजिए फ्रेंड्स कि खड्डों और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र वो कौन कौन से हैं। अपने भारत में 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। पहला तो है यमुना चंबल खड्ड क्षेत्र, यहीं पे है, 1 मिनट, ये जो एमपी है,
एमपी का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये जो एमपी है अपनी, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर ग्वालियर का, तो यहाँ पे जो है चंबल खड्ड क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यमुना चंबल खड्ड क्षेत्र है। और देन उसके बाद है एक गुजरात खड्ड क्षेत्र है। फिर यहाँ गुजरात यहाँ पे गुजरात में खड्ड क्षेत्र है। और उसके बाद है पंजाब शिवालिक गिरिपात क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र है। तो 4 खड्ड क्षेत्र प्रमुख है भारत में। कौन कौन से है ये याद रखना है कि यमुना चंबल खड्ड क्षेत्र है, गुजरात खड्ड क्षेत्र है, पंजाब शिवालिक गिरिपात खड्ड क्षेत्र है और छोटा नागपुर क्षेत्र है, राइट। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं जो खड्ड क्षेत्र हैं अपने, तो खड्ड अपरदन के उदाहरण, राइट। तो इनको भी आप नोट कर लो फ्रेंड्स कि ये कौन कौन से इसके उदाहरण है। महानदी की घाटी एक हो गई, और दूसरी है कि ऊपरी सोन घाटी, जो सोन नदी उसकी ऊपरी सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा, तापी की घाटियाँ, शिवालिक, पश्चिमी हिमालय में गिरिपाद वाली भावर भूमि, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत क्षेत्र, राइट। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, राइट। तो मृदा अपरदन के कारक की यदि हम बात करते हैं तो इसके फ्रेंड्स कारक 3 हैं मुख्य रूप से, जो हैं वो 3 कारक है। पहला तो है हवा, दूसरा है जल, तीसरा है समुद्री लहरें। अब ये कैसे हैं फ्रेंड्स, तो जो हवा होती है वो शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा हवा प्रवाहित होती है, राइट। तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र के से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं, राइट। पवन अपरदन द्वारा क्या होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये अधिक होता है, राइट। इसके बाद आता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्यों होता है, तो यहाँ का तापक्रम हमेशा ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है। मतलब ये जो क्षेत्र होते हैं तो यहाँ का तापक्रम फ्रेंड्स क्या रहता है, अब बहुत ऊंचा रहता है, और यहाँ जो वायु का वेग है वो अत्यधिक होता है। मृदा शुष्क व मोटे कणों वाली होती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, राइट। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। वहाँ पर वनस्पतिक आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मृदा की अपरदन अधिक होती है। वनस्पतिक आवरण यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, मिट्टी बिल्कुल ऐसी खुली पड़ी रहती है, तो वहाँ पे जो है मृदा का अपरदन अत्यधिक होता है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, राइट। तो ये कौन से क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पवन अपरदन के कारण अत्यधिक जो मिट्टी का अपरदन होता है तो वो मिट्टी अपरदित होती है इन क्षेत्रों में, राइट। जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी जो है वो बंजर होती जाती है, और देश का 17.7 मिलियन हेक्टेयर पवन अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। ये भी आप नोट कर लो, मेंस में आपके लिखने में एक पॉइंट होगा कि मतलब 17.7% मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है जो पवन अपरदन के कारण बंजर हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, यदि जल अपरदन की बात करें तो जल अपरदन जो है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जल द्वारा अपरदन अपेक्षाकृत ही अधिक गंभीर है। वो क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जल अपरदन के कारण होता है ना, पहले तो ये 2-3 चरण में होता है, या बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन या अवनालिका अपरदन। तो फ्रेंड्स जो बूंद अपरदन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, पड़ती हैं। जब बारिश होती है तो क्या होती है, वर्षा की बूंदें उसमें पड़ती है, तो उनके प्रहार से होने वाले अपरदन को बूंद अपरदन कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता परत अपरदन, तो मृदा की ऊपरी परत का अनाच्छादन, अपक्षय या अपरदन को परत अपरदन कहते हैं, राइट। ये समतल भूमियों पर क्या होती है, मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। जब बहुत जोर की बारिश होती है ना, तो क्या होता है, एक मतलब मिट्टी का पूरा का आधा का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो पानी के साथ ही बहा लिया जाता है, पानी अपने साथ बहा ले जाता है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, परत अपरदन कहते हैं। तो इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, राइट। तो किंतु ये अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वर और ऊपरी परत क्या होती है वो हट जाती है, राइट।
इसके बाद कौन सा आता है, रील अपर्दन आता है। तो रील अपर्दन में क्या होता है फ्रेंड्स, जब मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का अपर्दन हो जाता है तो वर्षा की जो बूंदें मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में पतली पतली क्या बनाने लगती हैं, नालिकाएं बनाने लगती हैं। जब वो पहले बूंद अपर्दन हुआ तो मतलब बहुत हल्का सा हुआ, कुछ पता नहीं चला, राइट। बट उसके बाद जो होता है वो परत अपर्दन, तो इसमें से जो मिट्टी का ऊपरी भाग होता है वो बहा लिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, मिट्टी फूल जाती है। फिर रील अपर्दन में क्या होता है कि उसमें नालिकाएं बनने लगती हैं, धीरे धीरे वो खेत वहाँ मृदा में क्या होने लगती है, इससे नालिकाएं बनने लगती हैं, राइट। फिर अपेक्षाकृत वो क्या होते हैं, पतली तथा पतली पतली नालियां बनाने लगती है, जिसे रील अपर्दन कहा जाता है, राइट। उसके बाद अवनालिका अपर्दन आता है जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो ये बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं अपर्दन कहते हैं, राइट। ये सामान्यतः कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में होता है। जैसे यहाँ से ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढाल होती है उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाया जाता है, राइट। तो इसके लिए क्या है, ये इसके एक दो एग्जांपल हैं फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया। जो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है, राइट। भारत में खड्डों और अवनालिकाओं द्वारा मृदा के अपर्दन में 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, राइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें से क्या हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है और हमारी जो मृदा है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण का ही एक हिस्सा हमारी जो है मृदा है, राइट। तो इसमें से कौन सा 36.7 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसका नुकसान हो चुका है। और भारत में मृदा अपर्दन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिले में खो खड्डों या उत्खाद भूमि बोले तो वेटलैंड का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण ही हुआ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, राइट। और इसमें से क्या है कि लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित होती जा रही है, राइट। अब बीहड़ में मतलब कि जो वर्षा में गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है फ्रेंड्स, खंडित कर देती है, जिसमें से वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं, राइट। तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती हैं। मतलब कि देश की 8,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी हो चुकी है जिसे हम बीहड़ में मतलब बीहड़ में परिवर्तित हो चुकी है। अब यदि बात कर रहे हैं हम कि जो मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं फ्रेंड्स वो कौन कौन से हैं, तो मृदा अपरदन से मतलब कि जल मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र वो कौन कौन से, तो फ्रेंड्स शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, राइट। तो शिवालिक यहाँ का जो उत्तर भारत है यहाँ से शिवालिक एवं हिमालय पर्वत मुख्य मध्य एवं पूर्वी भाग में, यमुना एवं चंबल नदी की घाटी है इससे प्रभावित है। पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश का ब्रजभूमि क्षेत्र, ब्रजभूमि मतलब कि जहाँ राधा कृष्ण रहते थे, और पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, राइट। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं, इतने 50 शब्दों में 100 शब्दों में या इतने शब्दों में लिखिए। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि सीधे नहीं पूछ लिया जाता, बट आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कहीं से भी थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर रहता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही रहता है। तो मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, राइट। ये कैसे, जब बहुत जोर से बारिश होती है तो क्या होता है मृदा में मृदा का जो है वो क्षरण होता है, राइट, जिससे कि जो मृदा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपरदित हो जाती है। देन उसके बाद आता है तीव्र वायु, वायु से भी मृदा अपरदित होती है। भूमि का तीव्र ढाल, यदि भूमि ऐसी है तीव्र ढाल वाली भूमि है, कहीं पे कहीं ऐसी है, यहाँ पे क्या होता है कि मृदा का सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, राइट। अब यहाँ से पानी इतना ऊंचे से यहाँ से ऐसे गिरेगा
तो सिंपल सी बात है कि जब बारिश होगी और यदि मृदा ऐसी है, राइट, अपनी ज़मीन ऐसी, और यहाँ से बारिश का पानी यदि यहाँ गिर रहा है तो सिंपल सी बात है वो बहुत स्पीड से पानी गिरेगा। जब बहुत स्पीड से पानी गिरेगा तो जो वहाँ की मिट्टी होगी ना वो हट जाएगी, राइट। आपने देखा होगा अपने घरों में भी, यदि समरसेबुल चलाते हो बहुत ऊपर से या कहीं झरने वरने में देखे होंगे, वहाँ से जो पानी गिरता है ना वहाँ की मिट्टियाँ जो होती हैं वहाँ की हट जाती है, राइट। तो तीव्र ढाल में ज़्यादा होता है। मिट्टी का हल्कापन भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि मिट्टी का हल्कापन। वनों की कटाई, वनों की कटाई करने से मृदा का अपरदन होता है, राइट। अतिचारण मतलब कि पशुओं द्वारा जो वनों की घास वास होती है उनको चरा लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका अतिचारण होता है। और कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि ऐसे लोग जो जनजातीय लोग होते हैं वो उनके द्वारा क्या किया जाता है कि किसी एक प्लेस पे कुछ दिन रहे, वहाँ के पेड़ पौधे काटे, आग लगाए, खेती किए, कुछ समय बाद जब वो भूमि बंजर हो गई तो उसको छोड़ दिए, दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह वहाँ के वन की कटाई की, खेत वो वन जंगल साफ किए, वहाँ की कृषि की, देन दूसरी जगह चले गए, राइट। तो ये इसका एक कारण है, झूम कृषि है। फिर उसके बाद है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि भी है, राइट। जैसे कि ढाल के समानांतर खेत की जुताई ना करना, फसल चक्र ना अपनाना, अत्यधिक ऊंचाई एवं उर्वरक का प्रयोग करना, राइट। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि ढांचागत कार्य जैसे कि खनिजों की खुदाई, सड़क, बांध आदि का निर्माण करना। तो ये हो गए फ्रेंड्स 10 पॉइंट हो गए जो भी मृदा अपरदन के कारण हो गए, राइट। अब यदि बात करें कि इसके मृदा अपरदन का प्रभाव क्या है, तो बहुत बड़ा प्रभाव है इसका फ्रेंड्स। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है अपने धरती पे। तो इसका कौन कौन से प्रभाव हैं फ्रेंड्स, तो जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के आवरण की क्षति से धीरे धीरे मृदा उर्वरकता और कृषि उत्पादकता घटती जाती है और कृषि योग्य भूमि क्या होती जाती है फ्रेंड्स, कम होती जाती है, राइट। इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अपप्लावन और निच्छालन से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, राइट। और सूखा और बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। मतलब सूखे की स्थिति, जब आप वनों की कटाई कर दोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वर्षा होगी नहीं, राइट। तो वहाँ सूखे की स्थिति बढ़ेगी, या तो वर्षा अधिक होगी तो वहाँ बाढ़ की स्थिति बन सकती है, राइट। वनस्पति के सूखने से मरुस्थल क्षेत्र का जो विस्तार है वो और अधिक ज़्यादा होने लगेगा, राइट। तो इसका भी प्रभाव बहुत बड़ा मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। नदियों और नहरों के तल में रेत का जमाव बढ़ जाता है, राइट। और भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। और जब मिट्टी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वैसे भी इतने सारे जो माइंस बन रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, लगातार धरती को खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, सब कुछ निकालते हैं। तो इसमें से वैसे भी ऑलरेडी भूस्खलन के तो खतरे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और आए दिन यहाँ 4 साल 6 महीने में भूकंप आते ही रहते। अभी हाल ही में फ्रेंड्स दिल्ली में भूकंप आया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भूकंप के अभी हाल ही में क्या 15-20 दिन पहले यहाँ पे भूकंप आया था, राइट। तो ये खतरा क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और महानगरों में तो इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है ना, कि इसका सबसे बड़ा कारण तो आप जनसंख्या को भी मान सकते हो, राइट। इसमें है कि आर्थिक समृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राइट। और अपराधियों और आतंकवादियों के लिए प्राकृतिक शरण स्थल बन जाने से शांति और जनजीवन प्रभावित होता है। मतलब कि जो हमने आपको बताया था कि यहाँ जो भिंड मुरैना में खड्ड बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्ज हैं, राइट। यहाँ पे वो क्या करते हैं ना, जो वो क्या होते हैं, डाकू वगैरह होते हैं, तो उनके छिपने का ये बहुत अच्छा स्थान है, राइट। तो इससे अशांति का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। देन उसके बाद आता है कि वनस्पतिक आवरण नष्ट होने से इमारती और ईंधन की लकड़ियों की कमी होने लगती है और वन्य जीवन दुष्प्रभावित होने लगता है, राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से हैं तो सारे क्षेत्र प्रभावित, बट मुख्य रूप से कौन कौन से फ्रेंड्स, तो इसमें से है, पहला है चंबल। मैं जितना बोल रही हूँ फ्रेंड्स आप नोट कर लो।
और क्योंकि ए टू जेड आप ऐसा ही लिख दोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, राइट, पासिंग मार्क आपको मिल सकते हैं। तो इसमें से चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा निर्मित उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल, लघु एवं बृहद हिमालय इसमें शामिल हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तापी श्री साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा का पठार आदि, और महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र जो था, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, राइट। और भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको किसी भी वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान है, राइट। इसके पश्चात जो क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय की यदि हम बात करें तो इसमें से कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम करके रोक सकते हैं मृदा अपरदन को, राइट। तो इसमें से फ्रेंड्स की वृक्षारोपण, सबसे पहले तो वृक्ष लगाओ, विशेषकर पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि एवं नदियों के किनारे, राइट। यहाँ पर क्योंकि मृदा अपरदन का ज़्यादा खतरा रहता है। देन उसके बाद है अतिचारण को नियंत्रित करना, राइट। फिर उसके बाद है कि फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाना, मतलब वैज्ञानिक तरीके से फसल जो करते हैं किसान वो वैज्ञानिक तरीके से करें तो मृदा अपरदन कम होगी। जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना, जैसे खेत है आपके तो उस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े होते हैं तो जल तीव्र गति से होता है तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, मेड़ बना सकते हो, राइट। देन उसके बाद क्या है कि समोच्च रेखीय एवं ढाल के समानांतर जुताई करना, राइट। ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, स्थानांतरित कृषि मतलब झूम कृषि, राइट। तो यदि आपको झूम कृषि न देके स्थानांतरित कृषि भी दे दे तो समझ जाना कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर है पट्टीदार कृषि अपनाना, और कृषि भूमि को परती एवं खुला हुआ कम से कम समय के लिए छोड़ना, राइट। वो अकबर के ज़माने में चलती थी परती चाँचर भूमि जो चलती थी ना, कि मतलब एक साल छोड़ दो खेत को, फिर एक साल फिर एक साल छोड़ दो, तो ऐसे करके परती होती थी, राइट। तो भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरण से ढक कर रखा जाए और ताकि मृदा में नमी बनी रहे, मतलब कि इसको एक एक साल गैप करके नहीं, लगातार आप इस पे खेती करते रहो ताकि जो इसकी नमी है और उर्वरक क्षमता वो बनी रहे, राइट। और समुचित उर्वरक की एवं सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है, राइट। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो मृदा के जो जल जमाव के कारण है वो कौन कौन से हैं, तो जो मृदा में जल जमाव के कारण हैं तो वो कौन कौन से, नहरों से जल का रिसाव, राइट। तो इसके कारण जल जमाव के कारण कौन कौन से हैं, तो ये आप नोट कर लेना कि नहरों से जल का रिसाव पहला, दूसरा है कि कृषि जल का अनुचित प्रबंधन, तीसरा है जल निकास की कमी, चौथा है जल के प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़, पांचवा है निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती, और छठवां है समुद्री डेल्टा क्षेत्र में बदलाव और तटीय क्षेत्रों में चक्रवर्ती लहरों में परिवर्तन, राइट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक इसमें शब्द आता है मृदा आकर्षण आता है, राइट। तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लो कि मृदा आकर्षण क्या होता है। तो मृदा आकर्षण जो है वो मृदा को क्या करता है कि मृदा आकर्षण को मृदा की उर्वरकता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कि जिसमें मृदा का पोषण स्तर क्या होता है फ्रेंड्स, गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है, राइट। तो ये आपको इतना याद रख सकते हो कि मृदा आकर्षण क्या है, तो इसमें उनकी उर्वरकता क्या होती है फ्रेंड्स, घट जाती है। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो था इसका, ये जल जमा हो गया, अम्लीयता क्षारीयता तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बंजर भूमि जो है फ्रेंड्स, तो बंजर भूमि मतलब स्थानांतरित कृषि के कारण ही बंजर भूमि का निर्माण होता है, या अत्यधिक वर्षा हो गई या कम वर्षा होती तो उसके कारण भी भूमि हमारी धीरे धीरे बंजर होने लगती है। देन उसके बाद आता है मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स वो एक मृत भूखंड है, डेजर्ट,
अभी भी जो रिपोर्ट आती है तो उसमें आप सुनते होंगे कि भारत की इतनी भूमि डेजर्ट हो गई है, इतनी भूमि डेजर्ट है। तो ये क्या है, मृत भूखंड है। और धीरे धीरे भारत की अधिकांश भूमि डेजर्ट में तब्दील होती जा रही है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, राइट। जहाँ मिट्टी के भूमिगत जल, जैविक पदार्थ तथा आर्द्रता का अभाव होता है, तो वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मतलब इसमें मिट्टी में जैविक भूमिगत जल, जैविक पदार्थ तथा आर्द्रता का अभाव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी क्या होने लगती है, इसकी मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्ट में परिवर्तित होने लगती है। यहाँ पे आप 1-2 पॉइंट नोट कर लो और इसको प्रत्येक बस इसकी रिपोर्ट आती है आई थिंक, तो उसको चेक करते रहा करो कि कब क्या है, तो ये भी आप देखते रहा करो, राइट। इसमें से भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, राइट। ये आप नोट कर लो अभी तक का डाटा कि ये 12.13% जो है शुष्क क्षेत्र है, तथा 29.13% क्षेत्र जो है वो अर्ध शुष्क वर्गों में रखा गया है, राइट। हालांकि ये पूरी भूमि का बहुत बड़ा परसेंटेज है। देन उसके बाद 1-2 पॉइंट आप और नोट करो कि इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है। तो मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए फ्रेंड्स जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI, राइट। तो CAZRI की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है, तो जोधपुर में की गई है। किसके अध्ययन के लिए, मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए। इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आप नोट कर लो एक बार, मैं फिर बोल रही हूँ, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। तो CAZIR की स्थापना की गई। इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो कि थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 16 जिलों में 3.17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। और मतलब कि क्षेत्र पर है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। जो अभी तो ये राजस्थान के कुछ इलाकों में है, बट ये बहुत तेजी से अपने उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इधर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। इसके कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप जान लो कि इसके कारक कौन कौन से। तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या, राइट। बहुत तेजी से, मतलब कि तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पे जो मृदा अपरदन का तो कारण है ही है, मरुस्थलीकरण का कारण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। मतलब कि ये तीव्र जनसंख्या बहुत से अपने प्राकृतिक के लिए हानिकारक है माने तो, राइट। बट फिर भी अभी बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई हैं, तो हालांकि कुछ सुधार हुआ है। बट अभी भी जो अपने गरीब तबके के लोग हैं, तो वहाँ 4-4 बच्चे तो नॉर्मली सबके देखने को अभी भी मिल जाते हैं, राइट। तो जनसंख्या के कारण क्या होता है, इसकी पहला कारण हो गया कि तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या। निर्वनीकरण दूसरा कारण हो गया, राइट। अनियंत्रित पशुचारण, और चौथा है कि जल स्तर का गिरना, और पांचवा हो गया कि जलवायु परिवर्तन, छठवा हो गया कि अधिक अपरदन, और सातवां हो गया सूखे की पुनरावृत्ति, दिन आठवां हो गया लवणीयता आदि। अब यदि बात करें मृदा संरक्षण की, तो फ्रेंड्स मृदा संरक्षण, क्योंकि यदि इसका अपरदन हो रहा है तो इसका संरक्षण करना तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि यदि मृदा नहीं रही, जल नहीं रहा हमारा, तो हम जिएंगे कैसे, राइट। तो इसके लिए कुछ विधियां अपनाई गई हैं, जिनमें से पहले तो मृदा संरक्षण क्या होता है, तो मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं, राइट। किसी भी अन्य प्राणी की तरह इनका विकास, क्षरण तथा निम्नीकरण होता है। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो इनमें सुधार भी हो सकता है, बट समय पर।
और यदि अपरजित होने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी विधियां शामिल हैं जिनमें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, राइट, और मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। इसमें से एक आप नोट कर लो कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 में 1953 ईस्वी में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड यानी कि सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके 3 उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं? असमतल यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना है, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना है और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी दे सकता है, राइट। देन उसके बाद आता है मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां, हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी है, राइट। पहला तो है मल्च बनाना। मल्च बनाना बोले तो ये हो गया इसका पहला मृदा संरक्षण की विधियों में मल्च बनाना। तो मल्च बनाने मतलब कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दी जाती है, तो इस जिससे मृदा की जो आर्द्रता होती है वो रुक जाती है, रुकी रहती है, राइट। तो मल्च बनाने से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वेदिका का निर्माण करके चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए क्या हो सके, वो उपलब्ध हो जाएं और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, राइट। तो एक मल्च बनाना हो गया, वेदिका पर निर्माण हो गया, समुच्च रेखीय जुताई हो गई एंड रक्षक मेखलाएं, और क्या होता है समोच्च रेखाओं रोधिकाओं, मतलब समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, राइट। देन चट्टान बांध यानी कि बांध बनाना, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा का क्षरण रोकते हैं। विभिन्न फसलों को उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मतलब कि यदि हम को वो विभिन्न फसलें इसको परती ना छोड़ के अलग अलग समय में क्या करें कि इनमें कोई ना कोई फसल उगाते रहें, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी की भी फसलें होती हैं और जो खरीफ रबी की फसलें होती हैं और जायद फसलें, तो इनको यदि हम लगातार उगाते रहते हैं तो मृदा अपरदन कुछ हद तक, हालांकि पूरा नहीं बट कुछ हद तक रोका जा सकता है, राइट। इसमें से आप 2-3 चीज़ कल जो छूट गया था वो नोट कर लो आप, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टियों को 11 वर्ग या गण में वर्गीकरण किया गया था, राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने उसमें किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रेंड्स 11 वर्ग में वर्गीकरण किया गया था। इसमें भारत की भी कुछ मिट्टियाँ शामिल हैं, तो पूरी नहीं बट 3-4 मिट्टियाँ हम देख लेते हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। आप फ्रेंड्स नोट करो, पहली है इंसेप्टिसाल, राइट। तो इंसेप्टिसाल ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, तो आप नोट कर लो इंसेप्टिसाल। तो इसमें होगा, ये किस लिए था, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र शामिल हैं इंसेप्टिसाल में, राइट। देन नेक्स्ट है पर्टिसाल। पर्टिसाल, तो पर्टिसाल में कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, पर्टिसाल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, दक्कन पठार की काली मिट्टी शामिल है, राइट। एरिड साल, इसमें राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी शामिल है। और हिस्ट्रोसाल, इसमें पीट और दलदलीय क्षेत्र शामिल है। ऑक्सीसाल, केरल और की लेटेराइट मिट्टी को शामिल किया गया है। तो इसमें से कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स, एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो इसको। इंसेप्टिसाल गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र शामिल है। पर्टिसाल में दक्कन पठार की काली मिट्टी शामिल है। एरिड साल में राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी। हिस्टोसाल में जो है फ्रेंड्स पीट और दलदलीय क्षेत्र शामिल है। और ऑक्सी साल में जो है वो केरल की लेटेराइट मिट्टी को शामिल किया गया। इसमें से 3-4 संगठन है फ्रेंड्स, उनको भी आप नोट कर लो। 3-4 क्या, 1-2 ही है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था, राइट।
1953 में केंद्रीय मृदा बोर्ड संरक्षण का गठन, जो अभी हमने आपको बताया। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये आपको फैक्ट में दे सकता है यूपीएससी के प्री में कि केंद्रीय सार संरक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, राइट। तो 1 2 3 करके दे देगा कि असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना, वर्तमान कृषि योग्य भूमि के उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। तो ये आप ध्यान में रखना, राइट। इसके 3 ही उद्देश्य थे, 1953 में था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जो है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। नेक्स्ट नोट कर लो आपकी प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर है, और सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य जो है वो राजस्थान है। सूखाग्रस्त राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक लवणीय राज्य गुजरात है। कच्छ सबसे बड़ा जिला है इसमें से, सर्वाधिक लवणीय राज्य, और सर्वाधिक क्षारीय यूपी में है। ये आपको पहले भी नोट कराया जा चुका है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन कल पूछे थे, आपने उनका हालांकि जवाब नहीं दिया, वो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। इंडिया स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के आप नागरिक को नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। बट फ्रेंड्स, आप लोग, मैं जो जितना पढ़ाई हूँ फ्रेंड्स, तो इसका रिवीजन करना भी बहुत मस्त होता है। आप नोट्स बनाते जाओ और रिवीजन करते जाओ, ताकि कोई भी चीज़ आप कहीं से भी क्वेश्चन कहीं घुमा फिरा के जैसे भी पूछना चाहे एग्जामिनर आपसे पूछ सके। आप इतने मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फ्रेंड्स समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप एडजस्ट कर लो। क्योंकि अब 10 मिनट का वीडियो बना के आपको सीधे ऐसे बिना बताए निकल नहीं सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्यार, सॉरी, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी, खुश रहो यार, मस्त रहो। धन्यवाद।